एज अ डीएसपी आप क्या रोल प्ले करते हैं? ये बहुत मिसकंसेप्शन है लॉ के बारे में कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ कर लेता है। वहाँ कहा जाता है जो लॉ कर गया वकील बन गया उसकी शादी ही नहीं होगी, लेकिन जेल में उनको बिल्कुल कंफर्टेबल रहने, खाने, पढ़ने। अब जो 2 साल उसने जेल में बिताए उसकी कोई भरपाई है क्या? इंडिया में कोर्ट्स के ऊपर इतना प्रेशर है कि जेल्स अंडर ट्रायल से ज्यादा ओवरक्राउड हो गए। ये जुडिशरी को भी सोचना चाहिए कि हम लोग इजीली किसी को ना जेल भेजें। तो अगर आपके मन में भी जो कंसेप्शन होगा ना जेल अंदर कैसा होता होगा, काल कोठरी सी। मैं आपको बताऊं प्रगति, म्यूजिक का मेरा कोई पहले इंटरेस्ट नहीं था, शायद म्यूजिक का इंटरेस्ट मेरा तिहाड़ में ही जाके हुआ। और अगर वो 2, 3, 5 महीने रहकर आ जाए तो लोग बिल्कुल उसको कन्विक्ट मान लेते हैं, सोसाइटी कन्विक्ट मान लेती है। हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और एपिसोड में लीगल बात एडवोकेट प्रगति के साथ के इस एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में रूरल लाइफ को भी करीब से देखा है, उन्होंने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अर्बन लाइफ को भी बहुत करीब से देखा है, डिफरेंट रोल्स में उनकी पोस्टिंग रही है और उन्होंने एज अ डीएसपी तिहाड़ जेल सर्व किया है। उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में उनकी पोस्टिंग रही। उसके बाद एसडीएम दिल्ली के अंदर उनकी पोस्टिंग है। इनकी जो लाइफ रही है ये इतनी डाइवर्स है कि आप डिफरेंट फील्ड से होते हुए भी कुछ ना कुछ आज के पॉडकास्ट से ज़रूर सीखेंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के बीच एसडीएम दिल्ली गवर्नमेंट संजय कुमार अभिमष्टा जी का। थैंक्स प्रगति, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। संजय जी, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स के लिए आपकी अर्ली लाइफ और आपको पब्लिक सर्विसेज में आने के लिए क्या ऐसी इंस्पिरेशन मिली जिससे आप पब्लिक सर्विसेज में आए। आप अपनी पहले अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। First of all, thank you Pragati for inviting me here in your podcast and giving me this opportunity to talk to you. आपसे बात करने का, अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे शेयर करने का और प्रोफेशनल चीज़ें बात करने के लिए। मैं बेसिकली बिहार के एक छोटे गांव से आता हूं और जब आप छोटी जगह पे होते हैं ना तो आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी होती है। आपको लगता है, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, जब आप देखते हैं कि हमारे पास क्या है और कंट्री में क्या है, विदेश में क्या हो रहा है, तो आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, पीछे। तो जब हम अर्ली स्टेज में थे, जब हम करियर बना रहे थे, जब हम सोच रहे थे, तो हमें लगा कि हम क्या करें अपने जीवन में और कुछ ऐसा करें जो अपने जीवन के साथ समाज के लिए भी कुछ कर सकें। ऐसी इच्छा होती थी मन में। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो हो सकते थे, उसमें लगा कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं तो आई विल गेट रियल अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग गुड फॉर मी एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल। तो ये वजह है मेरी इस क्षेत्र में आने के लिए। जी, तो ये आपकी इंस्पिरेशन रही है। तो अब जब मैंने आपके बारे में पढ़ा था तो मैंने पढ़ा कि आपने एलएलबी भी करी हुई है जी। तो आप अपने एक बार प्रोफेशनल जर्नी कि आपने क्या ग्रेजुएशन कहाँ से करी, आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में करी, फिर एलएलबी कैसे करी, फिर आप उसके बाद तिहाड़ जेल में पोस्टिंग, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड नाउ एज एन एसडीएम। जी। तो इस जर्नी के बारे में एक बार थोड़ा सा बताइए। हाँ प्रगति, जिस जगह से हम आते हैं वहाँ पे करियर का क्या ग्राफ था, दैट वाज नॉट वेरी मच क्लियर। इट वाज क्लियर बट नॉट वेरी मच क्लियर। जब हमारे पास ग्रेजुएशन का समय आया कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, तो उस समय हम लोग के यहाँ 2 ही प्रोफेशन होता था, माना जाता था, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ माय इंटरेस्ट एंड द फैमिली आई टुक साइंस and maybe wanted to be a doctor, Okay. but couldn't. Somehow I did my graduation in science BSc. फिर मुझे लगा कि मैं जहाँ जिस छोटे से जगह में हूँ, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। देन आई माइग्रेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बॉटनी ऑनर्स कंप्लीट करी, अपनी ग्रेजुएशन पूरी। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ था ध्यान।
साइमल्टेनियसली ये था कि अगर सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं होगा तो फिर क्या प्रोफेशन हम लिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1989, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आज भी इतनी प्रेस्टिजियस है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना बहुत टफ जॉब है। लकीली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कि लॉ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1989-90, and this was the golden opportunity for me that I was preparing for exams, competitive exams, और वो फर्स्ट टाइम एंट्रेंस हुआ और एंट्रेंस में हमने अच्छे स्कोर किए, तो आई टुक एडमिशन इन कैंपस लॉ सेंटर। 1990 की बात कर रहा हूँ। और 1990 में जब मैं लॉ के फर्स्ट सेकेंड ईयर में था तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देता रहता था। मुझे ये जॉब ऑफ़र हो गई दिल्ली गवर्नमेंट में, मैं सेलेक्ट हो गया। तो हमने कहा दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली की नौकरी है। तो आई कंप्लीटेड माई LLB ऑल्सो वाइल आई टुक दिस जॉब इन माई सेकेंड ईयर। फ्रॉम कैंपस आई माइग्रेटेड टू LC1, जिसको पहले मंदिर मार्ग में होता था। शाम का कॉलेज। हाँ, मंदिर मार्ग सेंटर, लेकिन अब वो कैंपस में ही आ गया है इवनिंग। तो इसलिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे बैचमेट जो लॉ के हैं टाइम के, दे आर डूइंग वेरी वेल इन दिस फील्ड। सम ऑफ देम आर जजेज ऑल्सो, सम ऑफ देम आर इन प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट एज वेल। So this is my all entire academic journey. This is your entire academic journey, क्योंकि यूजुअली क्या कहते हैं लोग कि जो कुछ नहीं करते हैं वो लॉ करते हैं। ये बहुत मिसकंसेप्शन है लॉ के बारे में कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ कर लेता है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ प्रगति, सुनो इस बात पे, हंसने वाली बात भी है कि मैं जहाँ से आता हूँ बिहार में, ये बात अगर दिल्ली में कहते हैं कि अगर कुछ नहीं करते हैं तो लॉ करते हैं, तो बिहार ऐसे जगह में तो और समझ लो इसका 10 टाइम्स जो लॉ करता है ना, वो दिल्ली में वहाँ कहा जाता है जो लॉ कर गया, वकील बन गया, उसकी शादी ही नहीं होगी। अच्छा। तो उसको बेकार माना जाता है। अच्छा। कि ये किसी काम का नहीं है, और लॉ जो पढ़ाई कर रहा है वो बेकार, मतलब कोई उसमें टैलेंट नहीं इसलिए लॉ कर रहा है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ लॉ कर रहा था और छुट्टियों में मैं जब घर जाता था बिहार, तो मेरे फ्रेंड्स सब होते थे, पूछते थे यार क्या कर रहे हो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा यार मैं वहाँ से लॉ कर रहा हूँ। तो हंसते थे सब। अच्छा। लॉ करने के लिए दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? अरे ये तो यही होता है हमारे यहाँ। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि लॉ एक ऐसा फील्ड है जो बहुत डाइवर्स है। वो आपको ग्रास रूट लेवल से कनेक्ट कराता है, ग्रास रूट लेवल भी, और आपको डिफरेंट तरीके के लोगों से आप ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपके जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जिस भी तरीके के क्लाइंट्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे लीगल एड के थ्रू आपके पास कोई केसेस आ रहे हैं, तो आप इतने डाइवर्स फील्ड में हैं कि आप ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत अलग अलग तरीके के, अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ डील करते हैं। तो इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोफेशन। अगर ये कहते हैं लोग कि जो कुछ नहीं करते वो लॉ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जो कुछ नहीं करते वो लॉ करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा करते हैं लॉ में। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपको। एक जनरल आदमी है ना, उसको अगर इस समाज में थोड़ा सा किसी चीज़ से अगर डर लगे, डर की बात कह रहा हूँ, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, तो लोग पुलिस से घबराते हैं। यार पुलिस पकड़ देगी, पुलिस कुछ गलत किया पुलिस आ जाएगी। लेकिन अगर वो कोई वकील है ना, चाहे वो कहीं से वकील है, वो पुलिस से नहीं डरेगा। पुलिस प्रशासन, क्योंकि उसने पढ़ाई की है, इसलिए नहीं कि वो कोई बैड सेंस में, उसको नॉलेज है, उसको पता है अपने राइट्स का, जो आम लोगों को नहीं पता। और यही होता है कि अगर कहीं भी कोई इशू होता है तो सबसे पहले लोग एडवोकेट को बुलाते हैं, वही उसको असिस्ट करते हैं कि भाई क्या आपको करना है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी कंटेम्प्रेरी, अप टू डेट डिग्री। अगर मैं तो कहूँगा किसी को भी, और लॉ करने में कोई ऐसा प्रतिबंध भी नहीं है। आप किसी प्रोफेशन में रहते हुए लॉ कर सकते हैं, अगर आप लॉ कर सकें। किसी भी उम्र में कर सकते हैं। हाँ, किसी भी उम्र में आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। किसी भी टाइम, आपको अगर टाइम का कोई कंस्ट्रेंट है, तो लॉ एक ऐसा फील्ड है जहाँ आपको टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आपको अपने हिसाब से आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ऑफ कोर्स, ये मेरा मानना है। ऑफ कोर्स, आई एग्री। तो आपकी जो सिविल सर्विसेज थी, ये हमेशा से ही आपका गोल था, या आपने बीच में ओवर टाइम या आपका गोल डेवलप हुआ, या आप हमेशा से अपने आप को एज अ सिविल सर्वेंट
एज अ नहीं सिविल है सर्वेंट ही देखते प्रगति। थे? मैंने आपको बताया कि इनिशियली आई वाज इंक्लाइंड टू गो इन मेडिकल फील्ड। जी जब वो हमारा नहीं हो पाया तो नेक्स्ट हमारे पास जो रोड मैप था यही था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। इंटरनल प्रतिभा आपके अंदर हमेशा से थी कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं या आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर आप हाँ, मुझे लगा सोसाइटी के लिए कुछ ये करना एक चाहते अच्छा हैं। टूल है, एक अच्छा जी आपके पास ओहदा हो सकता है जिसमें रह के आप ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, जी लेकिन आपको वो चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो आप करोगे। राइट अब इंडिया में आप क्रिकेट खेलना चाहो तो क्रिकेटर आप बहुत बढ़िया, लेकिन जब तक टीम में नहीं रहोगे तो आपको कौन पहचानेगा आपके टैलेंट को। True. तो यू नीड टू फाइट फॉर द टीम फर्स्ट। सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी तो अपने आप को पहले उस लाइन में आओ। जी। तो उसके लिए लगा कि अगर हम इस सर्विसेज में आते हैं तो देन आई कैन डू समथिंग विच इज़ माई डिजायर। तो आपके करियर में बहुत लंबे समय के लिए आपकी पोस्टिंग एज एन डीएसपी तिहाड़ जेल में रही है। तो जब हम जेल की बात करते हैं ना तो लोगों के बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं जेल के लिए कि जेल जाएंगे तो जेलर कैसे होंगे, वहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आप जेल के अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रगति, और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। जो जेल का कंसेप्शन है ना, अब आप पहले ये देखिए कि लोगों के मन में जेल का कंसेप्शन कहाँ से आता है। तो आता है फिल्मों से। जी फिल्मों में जेल को किस तरह से दिखाए जाते हैं, हमने तमाम फिल्में देखी। असरानी का रोल भी देखा है, आधे इधर आधे उधर। और फिर रघुवीर सिंह की जेल, अमिताभ बच्चन की मूवी थी। तो फिल्म में जेल को दिखाने का एक अलग अंदाज होता है, उनकी एक अलग ज़रूरत होती है, उसको इंटरेस्टिंग या कुछ और इस तरह से दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन एक्चुअली में जेल ऐसा नहीं होता है। जी एक्चुअली में जेल जेल शब्द बहुत सारे कंट्रीज़ में जेल शब्द को बदल दिया गया है एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज रिफॉर्मेशन सेंटर। राइट और इंडिया में भी ये बात चल रही है कि जेल को हटा करके रिफॉर्मेशन। अब आप देखिए, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया तो आप लोग क्या करते हैं, रिहैब सेंटर में जाते हैं। कोई ड्रग एडिक्ट है उसको कहाँ भेजते हैं आप, रिहैब सेंटर में भेजते हैं। रिहैब सेंटर में ड्रग एडिक्ट को इसलिए नहीं भेजते हैं कि उसको पनिशमेंट के लिए भेजते हैं, उसकी आदत सुधर जाए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाए, हमारे पैर में जो फ्रैक्चर हुआ वो हील कर जाए, फिर हम नॉर्मल चलना शुरू करें। तो उस पीरियड के लिए हम लोग वहाँ भेजते हैं। तो बेसिकली इट इज़ ए रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। जी जेल का मतलब किसी ने कोई क्राइम किया, उसको पनिश कर दिया, 3 साल 4 साल 5 साल रख दिया, और फिर उसको वहाँ से निकाले, और अगर वो रिफॉर्म नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए रिफॉर्मेशन सेंटर है। और जो मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिल्मों से लिया गया जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल नहीं होता है। जेल में जिसको भी भेजा जाता है जुडिशियल कस्टडी में, तो लीगल बैटल उनकी वहाँ चलते रहती है, लेकिन जेल में उनको बिल्कुल कंफर्टेबल रहने, खाने, पढ़ने, करियर बनाने तक की अपॉर्चुनिटी होती है। जेल में कुछ काम भी दिया जाता है उनको, सो दैट दे कैन अर्न समथिंग ऑल्सो एज वेल। और कोशिश ये होती है कि वो लोग जब यहाँ से जाएं तो रिफॉर्म होके जाए। जी। तो जब जेल में एक पर्सन आता है एज अ अगर अंडर ट्रायल भी आते हैं जेल में, जिनका ट्रायल अभी चल रहा है पर वो जुडिशियल कस्टडी में है या अंडर ट्रायल्स हैं, उनको जेल में रखा जाता है। तो अंडर ट्रायल्स और एक प्रिजनर जो कन्विक्ट है किसी क्राइम का, उन दोनों के बिहेवियर में भी चेंजेस होंगे, उन दोनों का बिहेवियर भी थोड़ा डिफरेंट होगा। लोगों जो जेल के अंदर जो ऑलरेडी लोग हैं, उन लोगों का उनके प्रति कुछ कंसेप्शंस भी होंगे कि ये एक अंडर ट्रायल है, ये एक प्रिजनर है, ये एक कन्विक्ट है। एज अ डीएसपी आप इन लोगों के बीच में किस तरीके के डिफरेंसेस रखे हैं आपने, या आपने किस तरीके से इनके बीच में डिफरेंसेस रखने की कोशिश करी है? बिल्कुल सही प्रगति। जेल प्रशासन जो चलता है ना, वो इन सब चीज़ों को देखभाल के उसको नज़र में रख करके ही जेल का कंसेप्ट बनाया जाता है। जी जैसे जो कन्विक्ट होते हैं प्रिजनर्स, उनको कोशिश होती है कि एक डिफरेंट ऑल टुगेदर जेल में रखा जाए, कन्विक्ट और अंडर ट्रायल को अलग रखा जाए। जो कन्विक्ट है उनका एक सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स हो गया, तो उनको उतना टाइम वहीं रहना है, उनको बार बार कोर्ट नहीं ले जाना है, ठीक है। उनको टाइम पे पैरोल फरलो ये मिलेगा, उनको कुछ काम भी दिया जाता है, पॉजिटिव काम।
तो जैसे तिहाड़ में जेल नंबर 2 है, वो कन्विक्ट जेल मानते हैं, तो वहाँ जेल फैक्ट्री वगैरह जितना है ज़्यादा सेटअप वो सब वहीं है। तो वो लोग उसमें जैसे नॉर्मल आदमी वर्कर की तरह सुबह जाता है, शाम में आता है, काम करता है, उस तरह से वो लोग काम करते हैं। जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं, निश्चित रूप से उनका जो माइंड सेट होता है वो डिफरेंट होता है। उनको ये लगता है, कईयों को लगता है, मैक्सिमम को ये लगता होगा कि मैंने तो गुनाह किया नहीं, फिर भी मुझे जेल भेजा गया। और फिर उनको ये भी लगता है कि मैं अभी आया हूँ, मेरी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने में मेरा बेल हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जो जेल का एटमॉस्फेयर है उसको वो उस हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसा कि कन्विक्ट करते हैं, क्योंकि कन्विक्ट को तो करता है कि हमने अपनी सारी लड़ाई लड़ ली, उसके बावजूद मेरा कन्विक्शन हो गया, तो अब तो मुझे यहीं रहना है, देयर इज़ नो वे आउट। लेकिन जो अंडर ट्रायल है उनको मालूम है कि मेरा कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी मैं अंडर ट्रायल हूँ और मेरे चांसेज हैं कि मैं छूट जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा, तो मैं टाइम बिंग हूँ। तो जेल प्रशासन भी उनका रख रखाव उसी हिसाब से करता है, उनसे अननेसेसरी कोई इस तरह का काम नहीं दिया जाता है। उनको जो लीगल कुछ जानकारी, लीगल मुलाकात वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा सकती है, वो सब सारी चीज़ें उनको बताई जाती है, उनको समझाई जाती है। और जो जेल प्रशासन होता है उसका बेसिकली काम ये होता है कि जेल में जो भी प्रिजनर्स आता है, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी क्राइम का आए, उसको उसी के हिसाब से जेल में रखना है और उसको समय समय पर जब भी कोर्ट से उनका डेट लगे तो उनको भेजना है, उनको लाना है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे वहाँ पे, कोई अननेसेसरी का डिसिप्लिन ख़राब ना करे, ये प्रायोरिटी रहती है। लेकिन हाँ, कन्विक्ट और अंडर ट्रायल डेफिनेटली उनके माइंड सेट अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जी। और जिस तरीके जैसे बेल एक रूल है हमारे कंट्री में कि बेल मिलना इज अ रूल, बट जेल इज एन एक्सेप्शन, कि अगर पर्सन को बेल लेने के लिए वो केपेबल है तो वो बेल ले ले, पर जेल में ना डाला जाए उसको। तो इसके पीछे क्या रीजन आपको लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन होगा कि जेल में लोगों को नहीं रखना चाहिए? बेल का कॉन्सेप्ट जो है, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। अब प्रगति, आप सोचो, एक आदमी अंडर ट्रायल आता है जी। और 2 साल तक वो अंडर ट्रायल रह जाता है, उसको बेल नहीं मिलती है। 2 साल के बाद उसको फ्री कर दिया जाता है, जी। उसको कन्विक्ट नहीं माना जाता है, करेक्ट। और वो छूट जाता है जेल से। अब जो 2 साल उसने जेल में बिताए, उसकी कोई भरपाई है क्या? मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, एक आपने उस पर स्टैंप लगा दिया कि जेल से। सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, कि सोसाइटी सोसाइटी मान लेती है, एक बार आप जेल चले गए, एक बार पुलिस आपको अरेस्ट करके ले गई, तो सोसाइटी में तो ये कंसेप्शन हो जाता है कि इसने क्राइम करा ही है। किया है। तो ये बिल्कुल बेल शुड बी बिल्कुल इजीली अवेलेबल, एंड ये कन्विक्शन जेल शुड बी ओनली फॉर दोज पीपल। और जब जेल बनाया जाता है तो उसमें भी यही कोशिश होती है कि जेल शुड बी फॉर कन्विक्ट ओनली। अगर रेशियो की बात कहें तो मेरे हिसाब से 90% कन्विक्ट रहने चाहिए और 10% ही अंडर ट्रायल रहना चाहिए। लेकिन समटाइम्स ये उल्टा होता है, मैक्सिमम आर अंडर ट्रायल एंड कन्विक्ट आर लेस एंड लेस। तो दिस इज वो समथिंग, हमारे कोर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इंडिया में कोर्ट्स के ऊपर इतना प्रेशर है कि जेल्स अब अंडर ट्रायल से ज़्यादा ओवर क्राउड हो गए हैं। ऑफ कोर्स ये जुडिशरी को भी सोचना चाहिए कि हम लोग इजीली किसी को ना जेल भेजें अंडर ट्रायल को। अगर उनको बेल मिल सकती तो बेल शुड बी गिवन टू देम। तो जो प्रिजनर्स के जो राइट्स होते हैं और जिस तरीके से लीगल एड, जैसे आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड्स होते हैं और जो जेल के प्रिजन लॉज जो होते हैं वो अलग होते हैं। जेल प्रिजन लॉज अपने अलग चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अलग उनको दे रखे हैं। साथ में क्रिमिनल लॉ का जो उनका प्रोसीजर कोर्ट्स के अंदर चल रहा है वो तो चल ही रहा है साथ में। तो इस सब के बीच में एज अ डीएसपी या एज अ जेल प्रशासन, इन सब के बीच में एक समन्वय कैसे बनाया जाता है? इन सब के बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर कैसे रखा जाता है इनके बीच में? जी देखिए, जो आपके लीगल राइट्स क्या हैं किसी भी प्रिजनर का, इसके सेफगार्ड के लिए एडवोकेट हैं, उनके पर्सनल एडवोकेट हैं। पर कई ऐसे भी प्रिजनर्स आते होंगे जिन, या प्रिजनर नहीं बोलूँगी मैं, कई ऐसे भी अंडर ट्रायल्स होंगे
जिनके पास जो बहुत गरीब हैं, उनके पास एडवोकेट के लिए भी पैसे नहीं है हाँ। कि वो एडवोकेट तो- अवेल कर तो सके। तो आपको- एज अ जेल प्रशासन उनको किन चीज़ों में, इन चीज़ों में जेल प्रशासन उनको हेल्प हम करता है? लीगल एड देते हैं, हम भी देते हैं, और कई एनजीओ होते हैं, एनजीओ के माध्यम से हम लोग लीगल एड देते हैं। और आपको मालूम है कोर्ट में भी डीएलएसए वगैरह अच्छा काम कर रही है, तो वो लीगल एड इन लोगों को देती है, राइट। जो उनके लीगल राइट्स को केस टू केस बेसिस पे देखती है कि भाई आपके केस में क्या मेरिट है, आपको कैसे बेल मिलेगा, आप कैसे आप ट्रायल फेस करोगे, क्या करोगे। तो ये तो आपको लीगल एड मिलेगा। जो जेल मैनुअल है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से तो आपको हमें रखना है एज ए हॉस्टलर, यू कैन से। ओके। तो आप हमारे पास आए हैं, वेलकम टू हॉस्टल, राइट। एंड सो लॉन्ग यू आर हियर, कीप योर पीस, रिमेन इन कांटेक्ट विथ योर फैमिली। ये हम लोग की कोशिश होती है कि फैमिली से आपकी वो आपके राइट्स भी हैं, Right. सर्टेन मिनट्स फिक्स हैं कि पर डे यू कैन कॉल, राइट। आपकी मुलाकात होती है फिक्स। फैमिली के मेंबर्स वीक में 2 बार आके आपसे मिल सकते हैं 1 to 1। उसके अलावा जो जेल प्रशासन है, नीचे लेवल वार्डर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, आप उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो। जेल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की विजिट होती है, जजेज आते हैं और प्रिजनर से इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी है या कोई आपको परेशान कर रहा है तो वहाँ तक आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। एज अ डीएसपी आपकी क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं अगर किसी के साथ कोई कस्टोडियल वायलेंस हो रही है, या कोई मेडिकल नेग्लिजेंस है, या किसी के एज अ प्रिजनर किसी के कुछ ग्रीवियंसेस हैं, तो उस केस में क्या एज अ डीएसपी आप क्या रोल प्ले करते हैं वहाँ पे? ऑफ कोर्स डीएसपी का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है एक जेल को चलाने में। एक इस लेवल का ऑफिसर होता है जिसके थ्रू सारी चीज़ें क्रॉस होती है और सब चीज़ों पे वो नज़र रखते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस होने की संभावना दिल्ली जैसे जेलों में कम होती है, क्योंकि दिल्ली जेल के अंदर खुद एक बड़ा हॉस्पिटल है, जेल नंबर 3 में। इसके अलावा हर हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी है, तो आपको कोई भी छोटी बड़ी शिकायत है, दिक्कत है, तो आप वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो आपको देखते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो फिर जो कंसल्टिंग हॉस्पिटल्स है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय, इवन सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, तो बड़े हॉस्पिटल्स में भी उनको उनकी विजिट होती है, वहाँ जाते हैं, स्पेशल वैन जाती है और लेकर के उनको आकर के दिखा के जाती है। तो मेडिकल इशू ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लीगल इशू है, जैसा मैंने बताया कि उनके एडवोकेट्स उनको देखते हैं, अगर लीगल एड नहीं है तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जिनके एडवोकेट हैं उनकी लीगल मुलाकात फ़िक्स होती है, वो आते हैं 1 to 1 अपने क्लाइंट से बात करते हैं, नेक्स्ट डेट की तैयारी करते हैं। उस नेक्स्ट डेट पे जो भी उनको करना है, एफिडेविट देना है, वकालतनामा साइन कराना है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग उनका देखते हैं। और अपनी भी ये कोशिश होती है कि कोई अंडर ट्रायल हमारे पास आया है तो जल्दी से जल्दी उसका ट्रायल पूरा हो और वो अपने घर परिवार में वापस जाए जेल से निकल के। अच्छा, जैसे इंडिया के अंदर जेल बोला जाता है, जैसे आपने बताया कि इंडिया में जेल बोला जाता है और बाहर की कंट्रीज में उनको रिफॉर्मेटिव सेंटर्स बोलते हैं। यस। तो एज अ डीएसपी आपका क्या रोल रहता है उनको रिफॉर्म करने में? आपने अपने काल में, अपने अपने कार्यकाल में वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स ज़रूर लिए होंगे। आई नो यू पर्सनली, तो मुझे पता है आप जैसे आपकी सिंगिंग में इंटरेस्ट है या तो आपने, और आप बहुत गहरी पर्सनालिटी भी मैं आपको मानती हूँ कि तो आपने कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स के लिए स्टेप्स ज़रूर लिए होंगे। तो रिफॉर्म्स के जो स्टेप्स होते हैं एज अ डीएसपी, एज एन एसपी ऑफ द प्रिजन, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं एक कन्विक्ट को जब वो उस जेल से बाहर निकलेगा तो सोसाइटी को क्या कुछ दे पाएगा? क्योंकि इतने साल जब आप जेल के अंदर, जब कोई पर्सन जेल के अंदर रहकर आता है तो उसकी मेंटालिटी जेल के अंदर रहकर कुछ चेंज हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो हीनियस क्राइम्स में पकड़े गए हैं, हीनियस क्राइम्स के कन्विक्ट हैं। कई लोगों को डेथ पेनल्टी है बट अब रिड्यूस होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है। तो उस केस में रिफॉर्म्स कितना हेल्प करते हैं एज अ कितना हेल्प करते हैं लोगों को जो रिफॉर्म्स होने चाहिए और किस तरीके के होने चाहिए और भी? बिल्कुल।
बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये लोगों आपके पॉडकास्ट के माध्यम से और लोगों को ये जानकारी मिलेगी, प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी, तो वो भी अंदर और बाहर की दुनिया से शायद थोड़े अवगत हो पाएंगे। मैं आपको बताऊं प्रगति, आप कभी जेल विजिट करना या कभी ऐसा मौका लगे तो आप देखना, तो अगर आपके मन में भी जो कंसेप्शन होगा ना जेल अंदर कैसा होता होगा, एक काल कोठरी सी जो फिल्मों में दिखाया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप अंदर, मैं दिल्ली के जेलों की बात बोलता हूँ, तिहाड़ जेल, अगर आप कहें किसी जेल में विजिट करके आइए और उनके लॉन में बैठिए तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी फार्म हाउस में बैठा हूँ। इतनी सफाई होती है, इतनी क्लीनिलीनेस होती है। आप वहाँ का खाना देखिएगा, ये जो हम घर में खाना खाते हैं उसी स्टैंडर्ड का वहाँ खाना दिया जाता है। तो जेल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पहले लगे कि मे बी जेल जाने से पहले किसी को रहे मिसकंसेप्शन, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो चीज़ें उनको लगता है कि लाइफ यहाँ भी नॉर्मल है। अब रही रिफॉर्म की बात, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और डिफ़िकल्ट सवाल भी है। एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैंने भी ये फेस किया, और चूँकि जो मेरा काम था वहाँ पे एनजीओ वर्क एंड रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द प्रिजनर्स, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि आप किसी के माइंड को रिफॉर्म, कन्वर्ट, चेंज कर पाएंगे, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। लेकिन शायद यही रोल के लिए मुझे चुना गया है, तो मैं इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता था। मेरे पास बहुत सारे टूल्स ऐसे होते थे, बहुत सारी एनजीओ जैसी होती जो डिफरेंट फील्ड में काम करती थी। जैसे आपने बोला कि म्यूज़िक, मैं आपको बताऊं प्रगति, म्यूज़िक का मेरा कोई पहले इंटरेस्ट नहीं था। शायद म्यूज़िक का इंटरेस्ट मेरा तिहाड़ में ही जाके हुआ, इसलिए कि मैं बहुत सारे म्यूज़िक के ग्रुप को इनवाइट करता था जेल में परफॉर्म के लिए और सिखाने के लिए भी। हमने वहाँ तिहाड़ आइडल एक प्रोग्राम किया था म्यूज़िक एंड डांस का, उसमें बहुत बड़े बड़े नामी सिंगर सोनू निगम वगैरह आए थे लोग, और इन लोगों ने उसको देखा, और उसमें हमने तिहाड़ आइडल बनाया जिसमें इंटर जेल कंपटीशन करवाया। तो बहुत टैलेंट होता है। इन टैलेंट के माध्यम से कई प्रिजनर्स को मैं जानता हूँ जो जेल से निकलने के बाद उनके रिकॉर्ड आए, गाने गा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाहर भी। म्यूज़िक के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, योगा, मेडिटेशन। कोई अगर पढ़ाई करना चाहता है तो इग्नू के सेंटर हैं, इग्नू से आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, एमबीए कीजिए। तो मतलब आप जेल के अंदर रहते हुए भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यस, यू कैन कंटिन्यू। और एक बात और बताता हूँ प्रगति, पढ़ाई करने के बाद हम वहाँ पे प्लेसमेंट सेंटर भी लगाते थे। हाँ, कंपनी जाती थी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मान लीजिए कि कोई 12वीं का ही है, हमने वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके स्कीम, कई स्कीम उसमें लागू किए, जिसमें बहुत तरह के प्रोफेशनल डिग्री, जैसे कंप्यूटर सिखाया, किसी को होटल मैनेजमेंट का सिखा दिया, तो 2-3-4 महीने का कोर्स करवा दिया, उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब वो मान लीजिए 6 महीने के बाद वो छूट के जाने वाला है। अब छूट के जाते ही कोई बाहर उसको नौकरी मिल जाएगी इसकी संभावना कम है, और तिहाड़ का टैग लगा हुआ है तो और कम है। तो हम लोग प्लेसमेंट मेला लगाते थे, वहाँ पे कंपनी आती थी और हर कैटेगरी के छोटे बड़े उनको पैकेजेस की नौकरियाँ ऑफर होती थी। तो हमारा ये होता था कि चलो, वो भी उनको भी होता था कि चलो अब हमारा 6 महीना बचा, 1 महीना हमने ये ट्रेनिंग ले ली, अब हमारे पास ये डिग्री, अब हमारे पास ये नौकरी भी है। तो ये कॉन्फिडेंस होता था कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं घर के लिए एक प्रोडक्टिव आदमी रहूँगा, मैं अपने लिए रहूँगा, और मेरी नौकरी बाहर जाते ही पक्की है। तो करने के लिए बहुत कुछ है, और हमारी कोशिश रहती है जेल में कि जेल प्रशासन, जेल सुधार हो, और जो कैदी हैं उनका रिहैबिलिटेशन हो, सो दैट कि जब यहाँ से छूट के जाएं तो उनको समाज में कोई इज्जत की ज़िंदगी जी सके। राइट, क्योंकि जब एक कैदी जब किसी जेल से छूट कर जाते हैं, जैसे मैंने बताया अंडर ट्रायल भी जब जेल से बाहर जाते हैं, अब वो एक्विट हो गए केस में, बट उनके ऊपर टैग लग जाता है कि ये तो जेल में रहकर आया है, इसने तो करा ही होगा क्राइम। और अगर वो 2-3-5 महीने रहकर आ जाए तो लोग बिल्कुल उसको कन्विक्ट ही मान लेते हैं, सोसाइटी कन्विक्ट मान लेती है, कोर्ट चाहे कन्विक्ट माने चाहे ना माने, सोसाइटी उसको कन्विक्ट मान लेती है। तो एज अ जो पर्सन क्राइम करते हैं, अब किसी पर्सन ने क्राइम करा तो उसकी क्या मेंटालिटी, आपने ग्रास रूट लेवल पे लोगों से बात भी करी होगी, कुछ ऐसे भी प्रिजनर्स से बात करी होगी
जिन्होंने हीनियस क्राइम्स करे हैं, या जिन्हें डेथ पेनल्टी मिली हुई है, या जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, एज अ क्रिमिनल उनकी क्या मेंटालिटी होती है कि वो इस तरीके के क्राइम्स करते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा क्यों करा, वो मेंटालिटी क्या होती है? देखो प्रगति, इसमें दो कैटेगरी के लोग मुझे लगते हैं। जी। एक, क्राइम आपसे हो गया राइट एट द हीट ऑफ द मोमेंट, राइट। राइट आप कहीं रैश ड्राइविंग में किसी से भिड़ गए, जी यू आर नॉट क्रिमिनल बाय योर माइंड। राइट या फिर सेल्फ डिफेंस में आपसे कुछ हो गया, या आपके घर में कोई, या कोई मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं झगड़ा हो रहा था जी और आपने सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, वो जो मेंसरिया बोलते हैं ना, जी तो दैट मेंसरिया इज लैकिंग देयर, राइट बट इट हैपेंड। तो एक उस तरह के लोग हैं जिनको लगता है कि यार ये गलती हो गया, हम थोड़ा सा अपना कूल रख लेते तो शायद ये चीज़ नहीं होता। जी और एक हैं कि दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, उनका पेशा है, उनको मालूम है कि भाई मैं यही काम करूँगा, यहाँ से निकल के जाऊँगा फिर काम करूँगा। तो जेल में बहुत सारे रिपीटर भी आते हैं जो हार्डकोर हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैबिचुअल हैं। ऑफेंडर हैं, राइट गए फिर 6 महीने में फिर आए, गए आए। जी तो एक उनको रिफॉर्म करना, उनको ठीक करना एक चैलेंज होता है। और जो इस तरह के हिट ऑफ द मोमेंट में, या फिर जो जुवेनाइल्स होते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ जेल में भी एक जो कम एज ग्रुप के होते हैं उनको 18+ टू 21 और 23 उनको अलग ही रखा जाता है। उनके जेल्स अलग होते हैं, जेल ही अलग जेल होते ही हैं, अलग होते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी मेंटालिटी भी उसी तरीके की होगी, उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी। या अगर वो उन लोगों के साथ रहेंगे जो एक्चुअल कॉन्विक्ट्स हैं, जो हीनियस क्राइम के कॉन्विक्ट्स हैं, तो हो सकता है आगे चल के, अभी वो यस डेवलपिंग स्टेज में है, यस यस, उनको रिफॉर्म करना उनको रिफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी भी जरूरी है है। और आसान भी है, जी क्योंकि उसको समाज में अगले 25 30 40 साल तक रहना है। राइट तो उनको इसी समय, इसी स्टेज पे उनको रोक देना राइट है ना। तो एक ये कोशिश होती है। और जो बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं तो लॉ भी, जुडिशरी है, उसको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलती है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अंदर क्रिएट करते हैं तो फिर उनको और भी कहीं कन्फाइन करके रखा जाता है, उनकी मुलाकात बंद कर दी जाती है, उनको फिर और सेग्रीगेट करके हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में डाल दिया जाता है। तो देखिए, हम लोग सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। तो हम लोग कुछ भी काम करें तो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे चाहते हैं कि अपने घर में जाए, समाज में जाए, फैमिली में जाए। जेल और बाहर में यही फ़र्क है कि आप दिन भर जेल में भी हम इनको इंगेज रख सकते हैं, मल्टीपल एक्टिविटी, इनको गेम करवा सकते हैं, इनको सिंगिंग करा सकते हैं, इनसे काम करवा सकते हैं। लेकिन रात में फिर आपको उनको अपनी कोठरी में ही जाना है, वहीं सोना है। और उस समय उनको ये फील होता होगा कि फ्रीडम क्या है। तो जो लोग हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनके लिए डेफिनेटली पनिशमेंट है, उनको जेल है तो जेल का मतलब उनको मालूम होना चाहिए। और उनको शायद सुधारने का यही तरीका है, वो उस चीज़ को फील करेंगे तो शायद नेक्स्ट टाइम वो क्राइम नहीं करेंगे। आपने जैसे बोला कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, तो एक हार्डकोर क्रिमिनल के लिए जेल प्रशासन क्या अलग होता है? जेल प्रशासन डिफरेंटली उनको ट्रीट करता है, या वो कोशिश करते हैं कि हम उनको बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट करें और बाकी लोगों की तरह ट्रीट करके उनको दिखाएं कि फ्रीडम क्या होती है, या उनके लिए बिल्कुल प्रिजन से अलग होते हैं? नहीं नहीं, हमारे लिए सारे एक हैं। एक बराबर है। जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं या फिर अंडर ट्रायल हैं या जो भी हैं, अगर हमारे जेल की जो डिसिप्लिन है, अगर उसको वो नहीं तोड़ते हैं, मान लिए आप आउटसाइड हार्डकोर मैंने क्रिमिनल एक हो। सीरीज देखी थी, अभी रिसेंटली आई थी एक सीरीज, उसके अंदर तिहाड़ जेल के बारे में दिखाया था कि इंटरनली भी वहाँ पर ना गैंग्स चलती हैं। हो सकता है वो बहुत पुरानी हो, क्योंकि वो बहुत पुरानी एक केस के ऊपर बनी हुई थी। हाँ, आई नो, यस आई हैव सीन दैट। यस, ब्लैक वारंट एक ब्लैक वारंट, यस, ब्लैक वारंट सीरीज थी। तो उसमें दिखाया था कि बहुत एक अलग अलग गैंग्स चल रही हैं। एक मैंने और सीरीज देखी थी, क्रिमिनल जस्टिस, उसके अंदर वो पर्सन जेल के अंदर जाता है, वो ऑलरेडी वो क्रिमिनल होता नहीं है, उसने क्राइम करा भी नहीं होता, वो बाद में एक्विट भी हो जाता है, पर वो क्योंकि उस माहौल में रहा है, वो उन हीनियस क्राइम के कन्विक्ट्स के बीच में रहता है, तो उसकी मेंटालिटी उस तरीके से डेवलप हो जाती है। तो एज अ डीएसपी, एज अ जेल प्रशासन, क्या जेल प्रशासन कोशिश तो यही रहती होगी जेल प्रशासन की कि ऐसा ना हो, या जेल के अंदर का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। बट अगर कोई पर्सन या कोई गैंग्स ऐसी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रही हैं, तो वहाँ पर जेल प्रशासन उसको कैसे डील करता है? हाँ, तो यही मैंने बोला कि अगर कोई कोई किसी भी तरह का क्राइम करके आया है, जी लेकिन अगर वो जेल के अंदर डिसिप्लिन हमारा नहीं तोड़ रहा,
तो उसको सारे राइट्स हैं। एक टाइम से खोलना है 8 बजे मान लीजिए, ब्रेकफास्ट के बाद उनको खोल देना है, सो दैट कि दे कैन गो आउटसाइड, डू नॉर्मल एक्टिविटी, दे कैन प्ले, दे कैन गॉसिप, दे कैन मेडिटेट, दे कैन डू योगा। तो ऑल And they दीज work थिंग्स, also like हाँ normal हाँ, people. ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। बट इफ़ यू ब्रेक द डिसिप्लिन, यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल, वहाँ पे आप बदमाशी, रंगदारी या इस तरह से करना चाहते हैं, तो फिर देन देयर इज ए सेपरेट ट्रीटमेंट, फिर आपको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। जेल में यही तो है, आप ऑलरेडी जेल में हैं, फिर जेल के अंदर ही एक और जेल में आप आ गए, जी, और आपका कन्फाइनमेंट है ना वो और बढ़ता गया, स्ट्रॉन्ग होता है, हाई सिक्योरिटी वार्ड में डाल दिया। वहाँ पे आपको बाहर किसी की से दुनिया, बात करने का बाहर भी की दुनिया अलाउड का नहीं है। कुछ पता नहीं है। राइट। तो जो प्रिजनर्स आते हैं और जिन्होंने इसको हाई सिक्योरिटी, अच्छा वो भी पीरियोडिक करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना। अब महीने में लगता है कि हाँ अब इसको समझ में आ गया, तो फिर उसको नॉर्मल में लाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी प्रिजन को मेंटेन करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। हाँ, जो कुछ लोग बहुत हीनियस क्राइम या फिर जैसे कि कोई देशद्रोह का मुकदमा या इस तरह के वो आतंकवादी हैं, राइट। तो उनको डेफिनेटली उनका ट्रीटमेंट ही डिफरेंट हाँ, तरीके का उनको होता है। कन्फाइंड डिफरेंट तरह से, उनकी लॉजिंग अलग तरह से होती है। राइट, राइट, उनको नॉर्मल ये छोटे पेटी क्राइम्स वालों के साथ हम उनको नहीं रखेंगे, जी, क्योंकि उनका माइंडसेट और उनका इन्फ्लुएंस या उनकी सोच कुछ और हो सकती है। तो उस चीज़ को हम लोग फिर उनको सेग्रीगेट करके वहाँ सेग्रीगेट। रखा जाता है। जी। तो जिस एज अ लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट, जेल विजिट करना, जेल के अंदर जाकर देखना कि जेल किस तरीके से काम करता है, एज अ नॉर्मल पर्सन तो आप नहीं जा सकते, बट एज अ लॉयर या एज अ लॉ स्टूडेंट, मैंने कुछ लेटली मैंने लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट देखी थी कि कॉलेज वालों ने ही विजिट्स प्लान करवाई थी जेल की, नॉट तिहाड़ जेल बट कहीं किसी जेल की कोर्ट विजिट प्लान करवाई थी। तो ये जो एज अ यंग लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट, कितना इम्पोर्टेंट होता है जेल के प्रशासन को समझना, या जेल में जो कैदी हैं उनसे बात करना, तो आपकी लॉ की समझ उससे कितनी बढ़ सकती है, या आपकी लॉ की समझ उस कितनी चेंज हो सकती है। जो आप बुक्स में पढ़ रहे हैं अभी एज अ कोई लॉ स्टूडेंट है, वो बुक्स में कुछ और पढ़ रहा है, पर जेल के अंदर कुछ डिफरेंट तरीके का चल रहा है, या कोर्ट में डिफरेंट, जैसे हम बोलते हैं कि कोर्ट की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत डिफरेंट होती है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं। ऑन अ रेगुलर बेसिस आप न्यू चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो एज अ लॉ स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है जेल विजिट करना? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट होगा और बहुत बढ़िया एक्सपोजर होगा, और ये विजिट करवाई जाती है। हमारे यहाँ लीगल टीम है, और तिहाड़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तिहाड़ हेडक्वार्टर में ही लीगल टीम है जो बैठती है। और अगर किसी कॉलेज से ऐसा कोई प्रपोजल आता है कि स्टूडेंट्स की विजिट है, तो उसको फैसिलिटेट कराया जाता है। तिहाड़ के अंदर क्या प्रोसीजर है उसको दिखाया जाता है। कुछ कैदियों से इंटरेक्शन भी करवाया जाता है, जैसे कि जो लॉ स्टूडेंट अपने यहाँ लोक अदालत लगती है उसमें वो लोग उसमें करते हैं, होता है, मूट जी। कोर्ट आपके यहाँ Moot होता है। courts। तो बेसिकली क्या है कि आपको अल्टीमेटली प्रोफेशन में जब जाना है तो कोर्ट को फेस करना है, आपको क्लाइंट को देखना है। तो जो थ्योरी आप पढ़ते हैं उसको वहाँ आप प्रैक्टिकल देख आप पाते हैं। प्रैक्टिकल देख आप उनकी स्टोरी, आप उनका केस हिस्ट्री बना सकते हैं। आप उनसे पूछिए क्या हुआ, कैसे हुआ, और किस तरह से आप उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है जो जेल प्रशासन में उसमें मदद करता है जी। विजिट करने के लिए। ये जो पोस्टिंग है ये बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत चैलेंजिंग पोस्टिंग मानी जाती है। किसी भी जेल के अंदर जब किसी ऑफिसर की पोस्टिंग होती है तो उसको बहुत चैलेंजिंग माना जाता है। आप एक लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, आपने लॉ पढ़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है आपकी लॉ की समझ, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की समझ तिहाड़ ने कितनी चेंज करी है, या किस तरीके से उसको डेवलप करा है? रिफॉर्म एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जी, और रिफॉर्म शुरू से होता रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे और होता जाएगा। इसके चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ते ही जाते हैं जी, या चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो मेरे लिए भी चैलेंज था वहाँ जाना, वहाँ के एटमॉस्फेयर से एक्विंट करना। बट पर्सनली आई फील इन माई इंटायर सर्विस, माई पोस्टिंग इन तिहाड़ जेल is one of the best tenure I have spent, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है,
और एक स्पेशल काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करना जिनको वाकई नीड है, हु नीड जिनको हेल्प, शायद सोसाइटी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट नहीं नहीं कर रही मानता है, नहीं मान रही है। बट उनको एक हैंड होल्डर चाहिए जो उनसे बात करे, जो उनको कंसोल करे, जो उनको गाइड करे। तो ये रोल चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग था, कोई ऐसे लेकिन फेमस पर्सनालिटीज आए हैं आपके टाइम में जेल के अंदर? कोई फेमस बहुत पर्सनालिटी आया सारे हो? आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किन्हीं का, जी। लेकिन बॉलीवुड से भी आते थे, पॉलिटिक्स से भी आते थे, क्राइम से भी आते थे। मीडिया में जिसको हाईलाइट कर दिया वो फेमस हो गया। तो जेल है, जेल में एक प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी लोग आते थे, आना जाना लगा था। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से आते थे। फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग के यहाँ होता था, म्यूज़िकल प्रोग्राम, तो उसमें भी बाहर के लोग आते थे और परफॉर्म वगैरह करते थे। और तिहाड़ को वैसे भी माना जाता है कि एक हर कोई अटैच होना चाहता है, कोई फेमस पर्सनालिटी हो तो वो एज ए सोशल सर्विस आना चाहता है वहाँ पे आकर के। कुछ कोई अगर कोई बहुत बड़ा स्पीकर है तो कहता है मैं कुछ मैं कुछ स्पीकिंग, मैं कुछ ना कुछ दे सकूं। हाँ दे सकूँ। राइट। तो इस तरह के की विजिट्स बहुत होती थी, मतलब आपके टाइम में किसी को happening। डेथ पेनल्टी मिली है मेरे टाइम में या कोई ऐसा कन्विक्ट आपको जो याद हो, कोई कन्विक्ट किसी केस में जो जिनको डेथ पेनल्टी कोर्ट ने दी हो? हाँ डेथ पेनल्टी हुई थी ना, जो पार्लियामेंट अटैक में मैं नाम अभी भूल रहा हूँ उनका, तो उनको डेथ पेनल्टी हुई थी। लेकिन डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट भी हुआ था, लेकिन वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत कम लोगों को की इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। जो बिल्कुल उससे इन्वॉल्व, उससे वो ताल्लुकात रखते हैं, जिस जेल में होना है, कैसे क्या होना है, उन्हीं को मालूम होता है। इनफैक्ट जिस दिन कन्विक्शन हुआ, उसको एग्जीक्यूशन हुआ, तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो किसी ने मुझे कॉल करके बताया कि अरे तिहाड़ में उसको आज फांसी दे दी। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं। ओके। तो मुझे भी अच्छा, तो मीडिया ये बहुत एक क्लोज सर्कल में होता है क्लोज कि सर, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो हाँ उससे ताल्लुक रखते हैं, हाँ या एकदम टॉप अथॉरिटीज को हाँ पता होता है कि वो आज ये एग्जीक्यूशन होने वाला है। हाँ, तो ये काफ़ी उसको क्लोज रखा जाता है सो दैट जी। कि उसका कोई और रिपरकशन ना हो। राइट। तो वो हुआ था, तो है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम।